Hello everyone. Today's topic is sleep and rest. So one by one we'll discuss about it. So first of all is definition of rest. Rest is a condition in which the body is in a decreased state of activity without physical, emotional stress and free from anxiety. सो रेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी की जो एक्टिविटी लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है और जो फिज़िकल इमोशनल स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है और जो बॉडी है वो फ्री होती है फ्रॉम द एंग्जाइटी. नेक्स्ट है इसमें स्लीप. Sleep is a state of rest accompanied by altered level of consciousness and relative inactivity and perception to environment are decreased. So पहले हमने रेस्ट के बारे में डिस्कस किया, अब है स्लीप. स्लीप एक रेस्ट की ही स्टेट है जिसमें कि जो बॉडी का कॉन्शियसनेस लेवल है वो डिक्रीज्ड होता है या फिर ऑल्टर्ड होता है और इसमें जो एक्टिविटी लेवल होता है वो भी कम होता है और हमारा जो इन्वायरमेंट के साथ जो परसेप्शन है वो भी कम हो जाता है स्लीप की स्टेट में. उस कंडीशन को हम स्लीप कहते हैं. नेक्स्ट इसमें है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप. स्लीप का साइकिल क्या है, मतलब फिजियोलॉजी हमें नींद आती कैसे है, कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटीज़ होती है जो कि स्लीप को इंड्यूस करती है. हमें नींद कब आती है, कैसे आती है, वो सारा जो फिनोमिना है, वो सारी फिजियोलॉजी जो है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसमें फर्स्ट है द साइक्लिक नेचर ऑफ स्लीप इज़ थॉट टू बी कंट्रोल्ड बाय सेंटर्स लोकेटेड इन द ब्रेन एंड बाय सर्काडियन रिदम्स. तो जो स्लीप का साइकिल जो होता है हमारी बॉडी में वो ब्रेन के कुछ सेंटर से ही कंट्रोल किया जाता है और हमारी बॉडी की सर्काडियन रिदम्स के थ्रू होता है. इसके अलावा रेटिकुलर एक्टिवेटिक सिस्टम लोकेटेड एट द ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्लीप वेक साइकिल. इसके अलावा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है RAS जिसको कहते हैं वो हमारे ब्रेन स्टेम में होता है और हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्लीप और वेक साइकिल में. हमारे सोने के और उठने के साइकिल में हमारा ब्रेन स्टेम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये दो चीज़ें हमारी मेन रोल प्ले करती हैं. नेक्स्ट है इसमें स्लीप बिगिंस विद द एक्टिवेशन ऑफ द प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ द एंटीरियर हाइपोथैलेमस. हमारे ब्रेन का एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जो ऑप्टिक एरिया है वहाँ से वो एक्टिवेट होता है जब हमें नींद आने लगती है. उसके अलावा स्लीप प्रमोटिंग न्यूरॉन्स एक्ट ओवर वेक प्रमोटिंग न्यूरॉन्स बाय रिलीजिंग गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड. इसके अलावा गाबा रिलीज होता है जो कि हमारी जो वेक मतलब हमारी जो जगने की प्रमोटिंग न्यूरॉन्स हैं उनको कम करने के लिए स्लीप प्रमोटिंग न्यूरॉन्स को जगह मतलब प्रमोट करने के लिए गाबा रिलीज होता है हमारी बॉडी में. उसके अलावा द इनहिबिशन ऑफ वेक प्रमोटिंग न्यूरॉन्स रिजल्ट इन इंटेंसिफाइड स्लीप प्रोसेस. जब हमारे जो वेक प्रमोटिंग न्यूरॉन्स हैं वो बंद हो जाते हैं उसके साथ ही क्या शुरू होता है, हमारी जो स्लीप की प्रोसेस है वो इंटेंसिफाई हो जाती है, मतलब वो बढ़ने लगती है, धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है. Another key factor in sleep is exposure to डार्कनेस. इसके अलावा जो हमें स्लीप जो है वो कैसे आने लगती है, उस एक्सपोजर टू डार्कनेस. जब जैसे जैसे अंधेरा का एक्सपोजर होता रहता है वैसे वैसे हमारा स्लीप जो है वो बढ़ने लगता है. डार्कनेस एंड प्रिपेयरिंग फॉर स्लीप, फॉर एग्जाम्पल लाइंग डाउन, डिक्रीज नॉइस कॉज ए डिक्रीज इन स्टिमुलेशन ऑफ द RAS. मतलब जब जब डार्कनेस और जो प्रेपरेशन ऑफ स्लीप, जैसे कि हम नीचे बेड पे लेट गए, डिक्रीज नॉइस, शोर कम हो गया, तो वो क्या कहता है हमारे RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है. मींस नींद आने के सिस्टम को वो स्टिमुलेट करता है. डार्कनेस और हमारा जो डिक्रीज्ड नॉइज लेवल होता है जैसे हम बेड पे लेट जाते हैं उस टाइम के लिए. During this time, the pineal gland in the brain begins to actively secrete the natural hormones melatonin and the person feels less alert. इसके अलावा इसी टाइम के दौरान क्या होता है, हमारी पीनियल ग्लैंड जो है ब्रेन में जो होती है वो क्या करती है, सिक्रीट करना शुरू करती है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि हमें जो स्लीप को इंड्यूस करता है, मतलब स्लीप को
लेके आता है। तो इससे क्या होता है, पर्सन क्या है वो धीरे धीरे कम अलर्ट फील करना शुरू हो जाता है, मतलब उसको नींद आने लग जाती है। With the beginning of daylight, melatonin is at its lowest level in the body and the stimulating hormone cortisol is at its highest, causing wakefulness. तो जैसे जैसे सुबह होने लगती है, मेलाटोनिन का लेवल हमारी बॉडी में कम होने लगता है, जो कि स्टिमुलेट करता है कॉर्टिजोल हार्मोन को। जो कॉर्टिजोल जो हार्मोन है वो धीरे धीरे हमें उठाने की कोशिश करता है, ठीक है, हमारी वेकफुलनेस को वो कंट्रोल करता है। हम मतलब जैसे जैसे मेलाटोनिन का लेवल कम हुआ दिन शुरू होने से होते होते, वैसे ही कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ा और हम अलर्ट पोजीशन में आना शुरू हो गए, मतलब हम लोगों मतलब इंडिविजुअल ने उठना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया जो ब्रेन हमारा कंट्रोल करता था। नेक्स्ट है इसमें सिरकाडियन रिदम्स। सिरकाडियन रिदम्स क्या होती है हमारी बॉडी की? इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ 24 आवर्स इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब एक हमारी बॉडी के अंदर 24 आवर्स का एक बायोलॉजिकल क्लॉक घड़ी जो है वो चलता रहता है। द टर्म सिरकाडियन इज फ्रॉम द लैटिन सिरका मीन्स डाइज, डाइज मीनिंग ऑफ दिस इज अबाउट अ डे, मतलब एक 24 आवर्स का जो एक पूरा साइकिल है वो हमारे बॉडी के अंदर भी एक चलता रहता है, जैसे नाइट का और दिन का, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी ये सिस्टम चल रहा है। बायोलॉजिकल रिदम एग्जिस्ट इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। In humans, these are controlled from within the body and synchronized with environmental factors such as light and darkness. तो जो ह्यूमंस है उन ये कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडीज़ को और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। ह्यूमंस के अंदर सिरकाडियन रिदम्स जो है वो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी को भी कंट्रोल करती है, जैसे लाइट और डार्कनेस के थ्रू। मतलब जैसे जैसे लाइट ज़्यादा होगी तो हम अवेकफुलनेस की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे डार्कनेस होएगी हम स्लीप की तरफ को स्लीप की तरफ को मतलब स्लीप हमें आने लगेगी, नींद आने लगेगी। हम लाइट के मतलब लाइट का मतलब डे शुरू हुआ, डार्कनेस का मतलब नाइट शुरू हुआ, तो इसी रिदम को हम एक सिरकाडियन रिदम कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक साइकिल इसका चलता रहता है। नेक्स्ट इसमें है टाइप्स और स्टेजेस और फेजेस ऑफ स्लीप। मीन्स जैसे किस किस स्टेज में हमारी स्लीप होती है, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में, जैसे कम गहरी नींद या बहुत गहरी नींद, उसी चीज़ को हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, उसी को हम फेजेस ऑफ स्लीप कह रहे हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम पैटर्न, आई मूवमेंट्स एंड मसल एक्टिविटीज़ आर यूज टू आइडेंटिफाई स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो जो EEG पैटर्न होता है, आपने सुना होगा, EEG पैटर्न हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, उसको EEG कहते हैं हम लोग, और हमारी बॉडी की आई मूवमेंट्स, मसल एक्टिविटीज़, दे आर यूज टू आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ स्लीप। मतलब स्लीप की स्टेजेस को हम इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं। 3 चीज़ें हैं इसमें, EEG पैटर्न, आई मूवमेंट एंड मसल एक्टिविटीज़। द स्टेजेस ऑफ स्लीप आर क्लासिफाइड इनटू 2 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 स्टेजेस दी गई हुई हैं। फर्स्ट है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, NREM स्लीप उसको हम कहते हैं, और सेकंड है इसमें रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, REM स्लीप उसको हम कहते हैं। तो इसमें मेन 2 स्टेजेस हैं स्लीप की, NREM और REM। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले स्टेज 1 के बारे में, जो कि थी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसमें स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है एंड स्टेज 4 है। ओके, सो फर्स्ट स्टेज क्या है, ये क्या होती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप इज नोन एज NREM, that is non rapid eye movement sleep. About 75% to 85% of sleep during a night is NREM sleep. It consists of 4 stages, stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. तो फर्स्ट स्टेज जो NREM की फर्स्ट स्टेज है वो क्या है? स्टेज लास्ट अ फ्यू मिनट्स, इट इंक्लूड्स लाइटेस्ट लेवल ऑफ स्लीप, gradual fall in vital signs and metabolism. There is general slowing of EEG frequency. Eyes tend to roll slowly from side to side.
सेंसरी स्टिमुलाई सच एज नॉइज इजिली अराउजेस पर्सन, जो नॉइज होता है वो पर्सन को इजीली जगा देता है जब वो इस स्टेज में होता है स्लीप की। स्लीपर में डिनाई ही इज स्लीपिंग, मतलब जो बंदा सोया हुआ है वो अपने आप को मना करता है कि मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मतलब वो अपने आप को शो करता है कि वो अलर्ट ही था। तो ये थी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्टेज लास्ट 10 to 20 minutes। इट इज़ अ पीरियड ऑफ साउंड स्लीप, relaxation progresses, further slowing of EEG, there is absent eyeball movements, there is body function continue to slow, and there is arousal remains relatively easy। और इस स्टेज में हुई है जो ह्यूमन को जगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मीन्स वो रिलेटिवली इजीली उठ जाता है इस स्टेज में जब वो होता है स्लीप। Next step, stage 3. Stage lasts 15 to 30 minutes. It involves initial stages of deep sleep. Muscles are completely relaxed. Large slow waves in EEG. Vital signs decline but remains regular. Sleeper is difficult to arouse and rarely moves. इस स्टेज में जो सोया हुआ इंडिविजुअल है उसको जगाना मुश्किल होता है और वो कुछ मूवमेंट्स भी नहीं करता है। Next is stage 4. Stage lasts approximately 15 to 30 minutes. It is deepest stage of sleep. If sleep loss has occurred, sleeper spends considerable portion of night in this stage. Vital signs are significantly lower than during waking hours. The next is further slowing of EEG. Sleeping, walking and enuresis sometimes occur. It is very difficult to arouse sleeper. ये स्टेज जो है वो 15 से 30 मिनट के लिए अप्रॉक्सीमेटली लास्ट करती है और ये डीपेस्ट स्टेज होती है स्लीप की, मतलब गहराई वाली नींद में होता है इंडिविजुअल इसमें। और इस कंडीशन में, इस स्टेज में इंडिविजुअल को उठाना भी मुश्किल होता है, वो डीप स्लीप में जा चुका होता है। तो ये थी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो ये हो गया नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नेक्स्ट है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो हमने सेकेंड स्टेज के बारे में डिस्कस किया था, तो इसके बारे में डिटेल में है। स्टेज यूजुअली बिगिंस अबाउट 90 मिनट्स आफ्टर स्लीप हैज़ बिगिंस, मतलब 90 मिनट के बाद, जब से नींद शुरू हुई थी उसके बाद ये 90 मिनट के बाद ये वाली स्लीप जो है वो शुरू होती है। ड्रीमिंग अक्कर इन दिस स्टेज, इस स्टेज में जब इंडिविजुअल होता है तो उसको ड्रीमिंग होती है, सपने आते हैं। स्टेज इज टाइफाइड बाय रैपिड मूवमेंट आइज, फ्लक्चुएटिंग हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट्स, इंक्रीज्ड और फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ स्केलेटल मसल टोन एंड इंक्रीज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ये सारी जो है कंडीशंस हैं वो इस स्लीप में होती हैं। EEG पैटर्न रिजेंबल्स दैट ऑफ वेक स्टेज, अवेक स्टेज, मतलब EEG का जो पैटर्न होता है वो एक जगने वाली स्टेट की तरह रिजेंबल करता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अराउज स्लीपर, और इस कंडीशन में जो सोया हुआ बंदा है उसको उठाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये स्लीप साइकिल है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, देन उसके बाद ये फिर से ये स्टेज 3 में अगर हुआ तो 2 में जाएगा, फिर वो जगने की स्टेट में हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्लीप। स्लीप के क्या क्या फंक्शन है, स्लीप हम क्यों लेते हैं, मीन्स ह्यूमन को या इंडिविजुअल को स्लीप क्यों ज़रूरी है, उसके बॉडी में क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसका कंजर्वेशन होता है स्लीप के ड्यूरिंग। रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड ग्रोथ, रेस्ट पोजीशन में होती है स्लीप के ड्यूरिंग बॉडी, तो उसमें रिस्टोरेशन होती है टिश्यूज़ की और उनकी ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट इज थर्मो रेगुलेशन, स्लीप के रेस्ट की पोजीशन में या स्लीप की पोजीशन में थर्मो रेगुलेशन मीन्स बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में बॉडी हो जाती है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस का रेगुलेशन होता है क्योंकि इस कंडीशन में जो है वो
कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो ह्यूमन का वो डिक्रीज होता है, तो उसका इमोशनल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट वो है डिक्रीज्ड पोजीशन में होता है, इसलिए रेगुलेशन ऑफ इमोशंस होता है। स्लीप डिप्राइवेशन कॉजेज इमोशनल डिसऑर्डर्स लाइक इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा। अगर किसी को स्लीप डिप्रीवेशन है, स्लीप उनको नींद नहीं आ रही है, तो वो क्या करते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स उनको हो जाते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज न्यूरल मैचुरेशन, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी ग्रोथ या मैचुरेशन जो है वो स्लीप के ड्यूरिंग हो जाती है। नेक्स्ट memory and learning, there will be information transfer between cerebral cortex and hippocampus during sleep, तो उसमें जो हमारी मेमोरीज हैं और जो हमारी लर्निंग है वो भी रिस्टोर होती है स्लीप के ड्यूरिंग, क्योंकि इसके स्लीप के ड्यूरिंग क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोकैम्पस जो हमारे ब्रेन में लोकेट होता है, इनके बीच में एक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता रहता है, मीन्स कि इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाती है हमारे ब्रेन में। नेक्स्ट है नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट्स, मीन्स एक इंडिविजुअल की नॉर्मली कितने घंटे की स्लीप होनी चाहिए। जैसे कि न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है उसमें 16 to 18 आवर्स पर डे, 16 से 18 घंटे। जो इन्फेंट है, 1 साल तक का जो बच्चा है उसका 12 से 14 घंटे। जो टॉडलर्स हैं, टॉडलर्स मीन्स प्लेइंग वाले जो बच्चे होते हैं, 1 साल से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए होती है। जो प्री स्कूलर होते हैं, 3 से 5 साल के बच्चे, उनको 11 से 12 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। जो स्कूल गोइंग एज वाले होते हैं उनको 8 से 12 घंटे की स्लीप चाहिए होती है पर डे में। और जो एडोलेसेंट्स हैं उनको 8 से 10 आवर्स के बीच में मतलब नींद उनकी होनी चाहिए एक दिन में। नेक्स्ट जो एडल्ट्स हैं उनकी 6 to 8 आवर्स, और जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी 6 आवर्स मिनिमम जो है वो पर डे के हिसाब से इतनी स्लीप उनका ड्यूरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप, कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं जो कि हमारी स्लीप की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। तो वो हैं बोथ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ स्लीप आर अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्या हमारी स्लीप की क्वालिटी थी और कितनी क्वांटिटी, कितने घंटे कोई सोता है, वो उसको बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है स्लीप क्वालिटी इज द सब्जेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज द टोटल टाइम द इंडिविजुअल स्लीप। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर है, फर्स्ट है एज एंड सेकंड फैक्टर इज इलनेस। तो हमारी एज जो है वो भी हमारी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी को इफेक्ट करती है, और अगर कोई इलनेस की कंडीशन है तो वो भी हमारी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप को इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट है इसमें एज, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा टाइम की स्लीप चाहिए होती है, उनको कोई नॉइज़ भी नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह से जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको नींद कम आती है। तो जैसे बच्चों को ज़्यादा नींद आती है, बुज़ुर्गों को कम नींद आती है। जो एडल्ट्स होते हैं उनको नॉर्मली 6 to 8 आवर्स के बीच में वो मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट उसी तरह से अगर कोई इलनेस है, कोई बीमार है, तो वो भी हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। Illness that cause pain or physical distress, for example, arthritis, back pain, can result in sleep problem. Examples: respiratory conditions, pain, need to urinate during night. कोई भी respiratory condition है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई पेन हो रही है, या फिर बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो वो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स जो हमारी स्लीप को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ठंड अगर हो तो वो भी हमारी स्लीप को इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हो तो वो भी हमारी स्लीप को इफ़ेक्ट करती है। तो इन्वायरमेंट कैन प्रमोट और हिंडर स्लीप। इन्वायरमेंट जो है वो प्रमोट भी कर सकता है और वो डिस्टर्ब भी कर सकता है हमारी स्लीप को। एनी चेंज, फॉर एग्जाम्पल नॉइज इन द इन्वायरमेंट कैन इनहिबिट स्लीप। नॉइज़ जो है वो स्लीप को डिस्टर्ब करता है। The absence of usual stimuli or the presence of unfamiliar stimuli can prevent people from sleeping. कोई भी स्टिमुलाई है उसकी एब्सेंस या फिर उसकी प्रेजेंस दोनों ही इफेक्ट कर सकती है हमारी स्लीप को। नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर और लैक ऑफ वेंटिलेशन कैन इफेक्ट द स्लीप। एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा
गर्मी है तो वो भी हमारी स्लीप पैटर्न को जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट है लाइट। Light level can be another factor. Another influence include the comfort and the size of the bed. Comfort level और size of the bed, mattress का pattern, ये सब भी हमारी जो sleep को वो disturb करता है. A person's partner who has different sleep habits, snores or has other sleep difficulties may become a problem for the person also. पर्सन का पार्टनर जो है इंडिविजुअल का, उसको अगर स्लीप की हैबिट्स है, जैसे उसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, खराटे लेने की प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे व्यक्ति को परेशान कर सकती है, तो वो भी हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसे? फॉलोइंग एन इरेगुलर मॉर्निंग एंड नाइट टाइम शेड्यूल कैन इफेक्ट स्लीप। मतलब अगर किसी की नाइट ड्यूटीज़ हैं या फिर उसका मॉर्निंग का जो उठने का टाइम है वो भी हमारी स्लीप पैटर्न को इफ़ेक्ट करता है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स फ्रिक्वेंटली ऑब्टेन लेस स्लीप देन अदर वर्कर्स एंड हैव डिफ़िकल्टी फॉलिंग asleep। नाइट शिफ्ट के जो वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नर्सेज जो होती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है दूसरे पर्सन के कंपेयर, उनको ज़्यादा स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनको रात में नींद नहीं आती है। अगर दिन में उनको नींद नहीं आती है तो नाइट शिफ्ट के बाद उनको दिन में नींद नहीं आती है, और जब उनकी शिफ्ट मॉर्निंग हो जाती है तो उनको फिर नाइट में नींद तो जो है वो कम आती है। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें इमोशनल स्ट्रेस। इमोशंस भी हमारे स्लीप को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस इज़ कंसिडर टू बी द मेजर कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़। जैसे कि कोई स्ट्रेस है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हमारी स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। अ पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विद पर्सनल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल स्कूल और जॉब रिलेटेड प्रेशर, फैमिली और मैरिज प्रॉब्लम, मे बी अनेबल टू रिलैक्स सफिशेंटली टू गेट टू स्लीप। एक पर्सन जो कि प्री ऑक्यूपाइड रहता है कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे कि स्कूल की कुछ प्रॉब्लम है, जॉब की कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, मैरिज की कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स फील नहीं करता है, जिससे कि स्लीपिंग डिफ़िकल्टी उसको फील होती है। सो नेक्स्ट फैक्टर है इसमें स्टिमुलेंट्स एंड एल्कोहल। Stimulants, for example, caffeine containing beverages act as stimulant of the central nervous system. Drinking beverages containing caffeine in the afternoon or evening may interfere with sleep. Even though alcohol induces sleep, it disturbs REM sleep, causing irritability. Even caffeine या जो अल्कोहल है वो नींद को इंड्यूस करता है, बट जो नींद होती है पर्सन की वो डिस्टर्ब रहती है, इरिटेट, मतलब पर्सन जो है वो सडनली उठ जाता है इस तरह की कंडीशन में, या फिर वो मतलब इरिटेबल रहना फील करता है। तो इस तरह से कैफीन और अल्कोहल दोनों ही हमारे स्लीपिंग पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डाइट। सर्टेन फूड्स इंड्यूस स्लीप। कुछ फूड जो होते हैं वो नींद को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि द एल ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट इन द मिल्क इंड्यूसेस स्लीप। जो एल ट्रिप्टोफैन होता है मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो कि वो इंड्यूस करता है स्लीप को, इसीलिए बहुत सारे लोग रात में सोने से पहले दूध पीते हैं। उससे क्या होता है कि वो स्लीप को इंड्यूस करता है, इसीलिए। नेक्स्ट है स्मोकिंग। Nicotine has a stimulating effect on the body and smoker often have more difficulty falling asleep than non-smoker। जैसे कैफीन और अल्कोहल की तरह निकोटिन भी क्या करता है, वो बॉडी को स्टिमुलेट तो करता है, बट जो सोने का पैटर्न है वो डिस्टर्ब रहता है। मतलब वैसे स्मोकिंग वाले इंडिविजुअल को नींद की प्रॉब्लम हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। ठीक है। स्मोकर कैन ईजिली अराउज्ड। जो स्मोकिंग वाले बंदे होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, उनको हम नींद से जल्दी जगा सकते हैं, क्योंकि वो निकोटिन जो है वो एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर मोटिवेशन। सो मोटिवेशन कैन इंक्रीज अलर्टनेस इन सम सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ब्राउजिंग इंटरनेट इन द लेट नाइट। तो मोटिवेशन, जैसे कि
कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर हम इंटरनेट में लेट नाइट कुछ ब्राउज कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, वो भी हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देता है, जिससे कि नींद हमें नहीं आती है। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशंस। मेडिकेशंस कैसे इफेक्ट करती हैं स्लीप को? फर्स्ट है इसमें बीटा ब्लॉकर्स हैव बीन नोन टू कॉज इंसोमनिया। बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं, हार्ट की मेनली मेडिसिन होती हैं, वो इंसोमनिया जो है वो कॉज करती हैं। सर्टेन नार्कोटिक्स सच एज मॉर्फिन आर नोन टू सप्रेस REM स्लीप एंड टू कॉज फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स एंड ड्राउजीनेस। कुछ नार्कोटिक्स होते हैं जो जैसे कि मॉर्फिन, वो क्या करते हैं, वो स्लीप में से इंडिविजुअल को बार बार जगा सकते हैं या फिर वो ड्राउजीनेस मीन्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट हिप्नोटिक्स सप्रेसेस REM स्लीप। जो हिप्नोटिक्स होते हैं, कुछ एक मेडिसिन होती हैं एक टाइप की, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स को मेनली दी जाती हैं, वो क्या सप्रेस करती हैं REM टाइप की स्लीप को, मीन्स डीप स्लीप को ये सप्रेस कर देती हैं। मीन्स कि इस तरह के पेशेंट्स को नींद कम आती है, वो जल्दी जल्दी से उठ जाते हैं नींद में से। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि हमारी स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं। फर्स्ट था इसमें एज, सेकंड था इलनेस, थर्ड था इसमें इन्वायरमेंट, फोर्थ था इसमें लाइफस्टाइल, नेक्स्ट था इसमें इमोशनल स्ट्रेस, नेक्स्ट था इसमें स्टिमुलेंट्स एंड अल्कोहल, डाइट, स्मोकिंग एंड मोटिवेशन और सम मेडिकेशंस। तो ये 10 फैक्टर्स थे जो हमारी स्लीपिंग पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब इसमें है स्लीप डिसऑर्डर्स। अब स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं इंडिविजुअल्स को, जैसे कि हम कह सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। स्लीप डिसऑर्डर्स मीन्स स्लीपिंग पैटर्न में कुछ भी चेंज हो जाता है, इंडिविजुअल को नींद नहीं आ रही है, वो उन चीज़ों को हम स्लीप डिसऑर्डर कैटेगरी में रखते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर को 3 कैटेगरी में मेनली डिफाइन किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है डिसोमनियाज, नेक्स्ट इज पैरासोमनियाज एंड डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशंस। तो 3 मेन कैटेगरी है, डिसोमनियाज, नेक्स्ट इज पैरासोमनियाज और थर्ड कैटेगरी है जो कि अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से जो है वो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। फर्स्ट कैटेगरी अब है डिसोमनियाज। ये क्या होता है? द स्लीप इटसेल्फ इज ए प्रिटी नॉर्मल बट द क्लाइंट स्लीप्स टू लिटल, टू मच और एट द रॉन्ग टाइम। अब डिसोमनिया हम किस कंडीशन को कहते हैं? स्लीप तो इसमें नॉर्मल ही रहती है, लेकिन जो क्लाइंट होता है, जो पेशेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है या फिर गलत टाइम पे सोता है, मीन्स डे टाइम पे सो जाएगा, रात को उसको नींद नहीं आएगी और दिन में नींद आएगी। सो द प्रॉब्लम इज विद द अमाउंट और विद द इट्स टाइमिंग एंड सम टाइम विद द क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को? क्वालिटी उसकी स्लीप की, उसकी टाइमिंग्स और क्वांटिटी ऑफ स्लीप। ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो उसके ऑल्टर्ड हैं। स्लीपिंग पैटर्न उसका नॉर्मल है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वांटिटी ऑफ स्लीप और टाइमिंग जो है स्लीप की वो डिफरेंट है, जिससे कि वो एक डिसऑर्डर बन गया है उसके लिए। सो इसमें कॉमन क्या क्या डिसऑर्डर हैं? फर्स्ट है इंसोमनिया, नेक्स्ट इज हाइपरसोमनिया, नेक्स्ट इज नेक्रोलेप्सी, नेक्स्ट इज स्लीप एपनिया एंड देन लास्ट वन इज इनसफिशिएंट स्लीप और स्लीप डिप्राइवेशन। अब डिसोमनियाज के अंडर भी डिफरेंट डिसोमनियाज हैं, जैसे कि 5 मेनली इसमें बताए हुए हैं। तो फर्स्ट है इंसोमनिया। इंसोमनिया क्या होता है? Insomnia is described as the inability to fall asleep or remain asleep. तो insomnia क्या होता है? Inability होती है fall asleep, मतलब सोने में डिफ़िकल्टी, सो नहीं पाता है इंडिविजुअल, एंड remains asleep या फिर वो सोता ही रहता है, एक बार सो गया तो सोया ही रहेगा। नेक्स्ट, पर्सन विद इंसोमनियाज अवेकन नॉट फीलिंग रेस्टेड। जो इंसोमनिया वाला इंडिविजुअल होता है, पर्सन होता है, वो अपने आप को जगा हुआ ही फील करता है और अपने आप को रेस्ट किया हुआ फील
नहीं करता है, जगा हुआ ही वो रहता है, उसको रेस्ट वाली फीलिंग नहीं आती है। नेक्स्ट, इंसोम्निया इज द मोस्ट कॉमन स्लीप कंप्लेंट। इंसोम्निया जो है वो एक मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की। नेक्स्ट, एक्यूट इंसोम्निया लास्ट 1 to several nights and is often caused by personal stressors और वरी। एक्यूट जो इंसोम्निया होता है, एक्यूट मीन्स कुछ नाइट्स में उसको हुआ है जो कि किसी स्ट्रेस की वजह से हुआ है या किसी वरी की वजह से हुआ है। इफ द इंसोम्निया परसिस्ट्स फॉर लॉन्गर देन अ मंथ इट इज़ कंसिडर्ड क्रॉनिक इंसोम्निया। अगर जो इंसोम्निया है वो 1 मंथ से ज़्यादा किसी को रह रहा है तो हम उसको क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं। एक्यूट मतलब कुछ नाइट्स में ही हुआ, 1 हफ्ते तक उसको हो रहा है, लेकिन अगर उसको 1 महीने से ज़्यादा तक ये सेम कंप्लेन रह रही है तो उसको हम क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं। Insomnia can result from physical discomfort and more often from mental tension और anxiety। जो इंसोम्निया होता है वो क्या कॉज करता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है और इसमें मेंटल टेंशन जो है वो बनी रहती है इंडिविजुअल को, एंग्जाइटी उसको होती रहती है क्योंकि वो सो ही नहीं पाता। नेक्स्ट, people who are habituated to drugs or who takes large amount of alcohol are at high risk for insomnias। जो लोग होते हैं जो कि ड्रग्स के हैबिचुअल हो जाते हैं या फिर जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं वो हाई रिस्क होते हैं इंसोम्निया होने के। मतलब जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और जो ड्रग्स के हैबिचुअल हो जाते हैं वो इंसोम्निया के लिए हाई रिस्क पे रहते हैं, उनको ज़्यादा इंसोम्निया होता है। नेक्स्ट, इंसोम्निया की क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं अब। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी फॉलिंग एस्लीप, सोने में डिफ़िकल्टी होना। नेक्स्ट, वेकिंग अप फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में बार बार जगना। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी रिटर्निंग टू स्लीप, फिर दोबारा से सोने में डिफ़िकल्टी फील होना। नेक्स्ट, वेकिंग अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो है वो जल्दी उठ जाना। नेक्स्ट, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, मतलब स्लीप से भी वो ऐसी स्लीप होती है जिससे कि वो इंडिविजुअल जो है वो फ्रेश फील नहीं करता है। नेक्स्ट, डे टाइम स्लीपीनेस, डे में उनको स्लीपनेस रहती है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी आती है। एंड इरिटेबिलिटी ऑब्वियसली फिर होगी ही। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिहेवियरल पैटर्न्स दैट इंड्यूसेस स्लीप। अब इंसोम्निया को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे करते हैं, उसके लिए क्या है, बिहेवियर पैटर्न को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट अ स्लीपिंग इन्वायरमेंट दैट इंड्यूसेस स्लीप, जैसे कि नॉइज़ कम करना है, हमने इंटरनेट को नहीं चलाना है, हमने फ़ोन अपना बंद कर देना है, हमने अपने जो रूम है, जो हमारा बेड है, उसको भी स्मूथ रखना है ताकि हमें कंफर्ट फील हो, इस तरह से। नेक्स्ट, क्रिएट पॉजिटिव स्लीप थॉट्स, ऐसे सोचना है कि मुझे नींद आ रही है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है ताकि मुझे नींद आ रही है। इस तरह से हम अपने इंसोम्निया को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हाइपरसोम्निया। प्रीवियसली हमने इंसोम्निया के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट है अब हाइपरसोम्निया। सो हाइपरसोम्निया refers to condition there where the affected individual obtain sufficient sleep at the night but still cannot stay awake during the day। अब हाइपरसोम्निया जैसे कि वर्ड ही इंडिकेट करता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा नींद आना। तो इस कंडीशन में नाइट में सफिशेंट नींद लेने के बावजूद भी इंडिविजुअल को डे के टाइम पे भी वो उसको जगने में प्रॉब्लम आती है, मीन्स दिन में भी उसको नींद आती रहती है। हाइपरसोम्निया कैन बी कॉज्ड बाय मेडिकल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल CNS डैमेज एंड सर्टेन किडनी, लीवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सच एज डायबिटिक एसिडोसिस एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपरसोम्निया जो है वो कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि CNS डैमेज, किडनी प्रॉब्लम्स या लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म, इन कंडीशंस में हमें हाइपरसोम्निया हो सकता है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है।
ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरसोमनिया इंक्लूड ट्रीटिंग द अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन। जिस भी डिजीज कंडीशन के कारण हाइपरसोमनिया हो रहा है उस कंडीशन को ट्रीट करना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, उसी हिसाब से हाइपरसोमनिया अपने आप ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन थी उसमें नेक्रोलेप्सी। डिसोमनियाज के अंडर थर्ड कंडीशन है ये नेक्रोलेप्सी। नेक्रोलेप्सी इज अ कंडीशन, इज अ डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस caused by the lack of chemical hypocretin in the area of the CNS that regulates sleep. सो नेक्रोलेप्सी एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, डे टाइम के ड्यूरिंग जो है वो स्लीपीनेस फील होती रहती है। और ये कैसे होता है, लैक ऑफ केमिकल हाइपोक्रेटिन। हाइपोक्रेटिन लेवल जो हमारा केमिकल है हमारी बॉडी में वो अगर कम है तो उसकी वजह से हमें ये कंडीशन फील होती है। क्लाइंट विद नेक्रोलेप्सी have sleep attacks or excessive daytime sleepiness, and their sleep at night usually begin with the sleep onset REM period, that is dreaming sleep occurs within the first 15 minutes of falling asleep। मतलब नेक्रोलेप्सी में पर्सन को कैसे फील होता है कि उसको स्लीप अटैक आ रहे हो, जैसे उसको बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस फील होती है डे टाइम के दौरान, और नाइट में उसकी जो स्लीप होती है वो जैसे ड्रीमिंग वाली जो स्लीप है वो बहुत लेट, जब हम सोते हैं तो बहुत लेट मिडनाइट में, मतलब गहराई की जो नींद होती है वो बहुत लेट शुरू होती है। लेकिन इस कंडीशन में जो है वो सोने के विद इन 15 मिनट में ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है। यूजुअली हमें गहरी नींद आने में 90 मिनट लगते हैं, लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट को 15 मिनट में ही बहुत ज़्यादा गहरी नींद पड़ जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नेक्रोलेप्सी। पीपल स्लीप्स सेवरल टाइम्स अ डे इवन व्हेन दे आर कन्वर्सिंग विद पीपल और वाइल ड्राइविंग। तो नेक्रोलेप्सी का जो पेशेंट होता है उसको डे टाइम के दौरान भी वो कई बार सो जाता है, जैसे दूसरों से बातें करने के टाइम पे भी और ड्राइविंग के टाइम पे भी उसको नींद आ जाती है। नेक्स्ट, CNS स्टिमुलेंट्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स आर द ड्रग्स यूज टू ट्रीट नेक्रोलेप्सी। जो CNS स्टिमुलेंट्स ड्रग जो होती हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स जो ड्रग होती हैं वो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है फोर्थ कंडीशन, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब है कि स्लीप के दौरान सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना। स्लीप एपनिया इज करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रीदिंग पॉजेज ड्यूरिंग स्लीप। मतलब स्लीप के दौरान छोटे छोटे ब्रीदिंग पॉजेज आना, उसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। Although all individuals have occasional period of apnea during sleep, more than 5 apneic episodes longer than 10 seconds in an hour is considered abnormal and should be evaluated by a sleep medicine specialist। ऐसे तो नॉर्मली भी हमें मतलब स्लीप के दौरान हमें सांस लेने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पॉज हम दे देते हैं, लेकिन मोर देन 5 एपनिक एपिसोड लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स इन अ आवर, 1 घंटे में 10 सेकेंड्स के लिए 5 से ज़्यादा ऐसे अटैक्स होना, ऐसे एपिसोड्स होना, उसको उस कंडीशन को हम स्लीप एपनिया कहते हैं, और हमें इसके लिए स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। Next, sleep apnea is most frequently diagnosed in men and post-menopausal women. It may occur during childhood. मोस्टली ये जो मेन होते हैं उनमें डायग्नोज होता है, और जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स होती हैं 45 ईयर से अबव की जो वुमेन्स होती हैं उनमें, या फिर चाइल्डहुड में ये कंडीशन हो जाती है। 3 types of apnea based on the cause, that is obstructive apnea, central apnea and मिक्स्ड एपनिया। ये 3 तरह के एपनिया जो हैं वो स्लीप एपनिया के अंडर हो सकते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया अकर्स व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स और ओरल कैविटी ब्लॉक द फ्लो ऑफ एयर। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स कुछ रुकावट के कारण, मुंह के अंदर कुछ रुकावट के कारण जो एपनिया हो रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया कहते हैं। एनलार्ज टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स एंड a deviated nasal septum, nasal polyps and obesity predispose the client to obstructive apnea.
Treatment includes surgical removal of tonsils, correcting nasal septum, and weight loss may be helpful. तो कुछ भी जैसे कि नेज़ल पॉलिप्स हो गए, नेजल सेप्टम के कुछ डेविएशन है, टॉन्सिल्स हैं बड़े हुए, या कोई इंडिविजुअल जो है वो ओबीज है, तो इस तरह की कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स को रिमूव करके, नेजल सेप्टम को करेक्ट करके और वेट लॉस करके। नेक्स्ट है सेंट्रल एपनिया, ड्यू टू डिफेक्ट इन द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द brain, client who have brainstem injuries and often have central sleep apnea। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है हमारे ब्रेन में, उसका कोई डिफेक्ट आ गया है, जैसे हमें ब्रेन स्टेम की कोई इंजरी हो गई है, उस तरह की कंडीशन में हमें सेंट्रल टाइप का एपनिया हो सकता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड एपनिया। मिक्स्ड एपनिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड सेंट्रल एपनिया। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट स्लीप और स्लीप डिप्रीवेशन। सो इनसफिशिएंट स्लीप क्या होती है या फिर स्लीप डिप्राइवेशन क्या होता है? अ प्रोलॉन्ग्ड डिस्टर्बेंस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप कैन लीड टू अ सिंड्रोम कॉल्ड एज स्लीप डिप्राइवेशन। मीन्स एक बहुत लंबे समय से क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप, वो एक सिंड्रोम को हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी जो स्लीप की है वो कैसी है, वो डिस्टर्ब है एक लंबे समय से, तो उस कंडीशन को हम स्लीप डिप्राइवेशन कहते हैं। इट इज़ नॉट अ स्लीप डिसऑर्डर बट रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग स्लीप डिस्टर्बेंस। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन एक तरह से स्लीप डिस्टर्बेंस है बहुत लंबे टाइम से। इट प्रोड्यूसेस वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ डिप्राइवेशन। जो स्लीप डिप्राइवेशन होती है, मतलब नींद नहीं आना, वो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है, और ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर हमें स्लीप डिप्राइवेशन है, उस वजह से हमें फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल जो सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स में डेवलप अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन डेफिसिट, रिड्यूस्ड विजिलेंस, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, रिड्यूस्ड मोटिवेशन, फटीग एंड डिप्लोपिया एंड ड्राई माउथ। अगर किसी को स्लीप डिप्राइवेशन है तो उसको अटेंशन ऑन कॉन्सेंट्रेशन में डिफ़िकल्टी हो जाती है, उसकी विजिलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट वो जल्दी हो जाता है, रिड्यूस्ड मोटिवेशन हो जाती है, वो थका थका रहता है। डिप्लोपिया मीन्स दो टाइप का उसको दिखना, दो किसी एक चीज़ को वो दो दिखती हैं उसको। एंड ड्राई माउथ, और मुंह का सूखना। ये जो कंडीशंस हैं वो स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से हो सकती है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको एक नाइट में नींद नहीं आती है तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो फील होने लगती है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को ये बहुत लंबे टाइम से ऐसा हो रहा है तो उसका ये जो सारे पैटर्न्स हैं वो कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें पैरासोमनियाज। पहला तो हमने डिसोमनियाज के बारे में पढ़ लिया, जिसमें कि 5 टाइप के थे, वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है इसमें पैरासोमनियाज। समटाइम्स एबनॉर्मल occur during sleep itself or during the times when the client is falling asleep or waking up। कुछ ऐसा एबनॉर्मल होना स्लीप के दौरान जो कि जब पेशेंट सो रहा होता है या पेशेंट जगता है उस टाइम पे कुछ उसको एबनॉर्मल फील होना। द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ स्लीप आर एसेंशियली नॉर्मल। ठीक है, क्वालिटी जो है, क्वांटिटी जो है स्लीप की, और टाइम जो है स्लीप का, वो नॉर्मल ही रहता है इस कंडीशन में। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स आर ब्रुक्सिज्म, एन्यूरेसिस, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट्स डिसऑर्डर, स्लीप टॉकिंग एंड स्लीप वॉकिंग। तो पैरासोमनियाज में ये सारी कंडीशंस आती हैं। ब्रुक्सिज्म क्या होता है? यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग स्टेज 2 अन-REM स्लीप, करेक्टराइज्ड बाय क्लेंचिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ। ये आपने सुना होगा कि कभी कभी लोग नींद में दांतों को पीसते हैं, तो वही कंडीशन है ब्रुक्सिज्म। दिस क्लेंचिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कैन इवेंचुअली इरोड डेंटल क्राउन्स, कॉज टीथ टू कम लूज एंड लीड टू डिटोरिएशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कॉल्ड TMG सिंड्रोम। तो इस तरह से जो क्लेंच करना या दांतों को पीसना, वो क्या कर देता है, हमारे जो डेंटल क्राउन्स जो होती हैं उनको उखाड़ देता है, जिससे कि
दांत जो है वो लूज हो जाते हैं और हमारा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है वो भी डिटेरियोरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज एन्यूरेसिस। बेड वेटिंग ड्यूरिंग स्लीप अकर्स इन चिल्ड्रन ओवर 3 years ओल्ड। एन्यूरेसिस क्या क्या होती है? बेड वेटिंग, जो नींद में जो मतलब बच्चे जो हैं वो यूरिन पास कर देते हैं 3 year से जो ओल्ड होते हैं उनको, तो उस कंडीशन को हम एन्यूरेसिस कहते हैं। मोर मेल देन फीमेल्स आर अफेक्टेड। इट ऑफन अकर्स 1 to 2 hours आफ्टर फॉलिंग asleep। सोने के 1 से 2 घंटे के बीच में ये होता है। नेक्स्ट, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, पैरासोमनियाज के अंडर ही ये एक और डिसऑर्डर है। इन दिस कंडीशन द लेग्स जर्क ट्वाइस और 3 times per minute ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के टाइम पे जो हमारी टांगे हैं वो जर्क करती हैं, ये 2 बार या फिर 3 बार। इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग ओल्डर एडल्ट्स। Respond well to medications such as levodopa, pramexazole, ropinirole and gabapentin। तो ये कुछ मेडिकेशंस हैं जिनको लेने से ये डिसऑर्डर हमें हो जाता है। नेक्स्ट इज स्लीप टॉकिंग। टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप occurs during NREM sleep before REM sleep. It is rarely present a problem to a person unless it becomes troublesome to others. Sleep talking, नींद में बातें करना, ये एक तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे को इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट इज स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग occurs during stage 3rd and 4th of NREM sleep. This is episodic and usually occurs 1 to 2 hours after falling asleep. स्लीप मतलब स्लीप वॉकिंग मीन्स नींद में चलना। ये जो है वो स्टेज 3rd और 4th जब शुरू होती है NREM की, उस टाइम पे होता है और ये यूजुअली सोने के 1-2 घंटे के बाद शुरू होता है। नेक्स्ट, sleepwalkers tend not to notice dangers and often need to protect from injuries. जो नींद में चलते हैं उनको डेंजर्स के बारे में नोटिस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर सीढ़ियाँ सामने हैं तो उनको फील नहीं होगा, इस तरह से वो गिर सकते हैं और उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत उस टाइम पे पड़ती है। नेक्स्ट है अब डिसऑर्डर्स ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशंस। हमने 2 टाइप के स्लीप डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, डिसोमनियाज एंड पैरासोमनियाज। 3rd टाइप इसमें है disorders due to other medical conditions. These disorders are associated with medical or psychiatric or other illness. Usually the disorders that cause sleep disturbance include depression, alcoholism, thyroid dysfunction, peptic ulcer, COPDs. So these are the conditions which can cause sleep disorders. Nursing interventions to promote sleep. अब स्लीप को इंड्यूस करने के लिए क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं? फर्स्ट है स्लीप वेक पैटर्न, मेंटेन अ रेगुलर बेड टाइम एंड वेकअप शेड्यूल। रेगुलर बेड टाइम और वेकअप शेड्यूल बनाना है। एलिमिनेट डे टाइम नैप्स, इफ नैप्स आर टेकन लिमिट टू 20 minutes और लेस ट्वाइस अ डे। दिन के टाइम पे जो नैप्स हम लेते हैं वो हमने रिड्यूस करने हैं और उनकी लिमिट हमने मैक्सिमम 20 minutes रखनी है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू गो टू बेड व्हेन स्लीपी। जब किसी को फील होता है कि वो सोने वाला है तो उसको बेड पे चले जाना चाहिए। यूज़ वार्म बाथ एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। वार्म बाथ ले सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपना सकते हैं। इफ़ अनेबल टू स्लीप इन 15 to 30 minutes, गेट आउट ऑफ बेड एंड परस्यू सम रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, establish a regular relaxing bedtime routine before sleep, such as reading, listening to soft music, taking a warm bath or doing some other quiet activities. Avoid dealing with office work or family problems before bedtime. Next, get adequate exercise during the day to reduce stress, but avoid excessive physical exertion at least 3 hours before bedtime. नेक्स्ट, इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम? क्रिएट अ स्लीप conducive environment that is dark, quiet, comfortable and cool. Next, keep noise to a minimum. Block
block out extraneous noise as necessary with white noise from a fan or air conditioner. Sleep on a comfortable mattress and pillow. Next, listen to relaxing music. Next is increase exposure to bright light during the day. नेक्स्ट है डाइट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. फर्स्ट है लिमिट अल्कोहल, कैफीन एंड निकोटिन. नेक्स्ट कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट और मिल्क एज लाइट स्नैक्स बिफोर बेड टाइम. नेक्स्ट अवॉइड हैवी एंड स्पाइसी फूड. एंड नेक्स्ट डिक्रीज फ्लूइड 2 to 4 hours बिफोर स्लीप. फ्लूइड हमने क्यों कम करना है, ताकि हमें जो है नाइट में वो ज़्यादा बार यूरिन पास करने ना जाना पड़े. नेक्स्ट है इसमें मेडिकेशंस. So medications में use sleeping medication only as the last resort. Minimum the use of medication as much as possible because many contains antihistamines that cause daytime drowsiness. Next, take analgesic 30 minutes before bedtime to relieve aches and pains. Next, consult the healthcare provider about adjusting other medication that may cause insomnia. So this was all about nursing interventions to promote sleep. फर्स्ट था इसमें स्लीप वेक पैटर्न. देन एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, और कौन कौन सी मेडिकेशन जो है वो अवॉइड करनी है या फिर लेनी है बिफोर द स्लीप. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक.